नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपने पीपल एंड एनवायरनमेंट की जो क्लास 4 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे, कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी हुई थी वो सब देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज लागू की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। मतलब हमारे कन्वेंशन है वो एनटीए के द्वारा क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, 1986। इसके बाद है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एफर्ट्स, मॉनेटरियल प्रोटोकॉल, रियो समिट कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी, कीटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, तो ये हमारा सारा सिलेबस दिया हुआ है जो क्या करेगा, इससे ही रिलेटेड कितने कन्वेंशन है, क्या क्या चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वो सब लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिए जिससे आप लोगों को और एक माइंडसेट हो जाएगा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा 1971 में सबसे पहले आया था जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कहाँ पे, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे वेटलैंड के ऊपर एक कन्वेंशन दी गई थी 1971 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था हमारा 1972 में आया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर 1973 में हमारा क्या आया था, साइट्स, जो किस पे काम करती है, इंजेंडर स्पीसीज जो हमारी है, मतलब जो लुप्त होती जा रही हैं प्रजातियां, उन पे काम करती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1982 नैरोबी डिक्लेरेशन के बारे में, 1985 वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये किसके लिए है, काम करती है, ओजोन लेयर के लिए काम करती है। इसके बाद 1987 ये किसके लिए काम करती है, प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये भी हमारी ओजोन लेयर से संबंधित है। क्या है प्रोटोकॉल 1987 आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, 1992 एजेंडा 21 1992 एक और है फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, जो किसके अंडर में आता है, UNFCCC। इसके 1992 में एक और था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों हैं 1992 वाले, ये किससे रिलेट करते हैं, हमारी जो अर्थ समिट हुई थी। जब हमारी अर्थ समिट हुई थी तो उससे ये 3 चीज़ें निकल के आई थी। ठीक है, कौन कौन सी आई थी, एजेंडा 21, इसके अलावा हमारी निकल के आई थी CBD, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अलावा एक और थी हमारी जो UNFCCC पे वर्क करती है। इसके बाद 1997 में आया था कीटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 1998 में क्या हमारा आया था, रॉटरडैम कन्वेंशन। फिर 2000 में कार्टेगना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी। ठीक है, फिर 2001 में क्या आया था, कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब देखो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसके अलावा एक और हमारा था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1972 में हमारी आई थी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसके अलावा 2001 में आया था हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन।
ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा और भी हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, हमारे ये सिलेबस में ही दिए हैं। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट आया था, किस लिए आया था कि जो हमारे कीटो प्रोटोकॉल है उसकी जगह पे पेरिस एग्रीमेंट आया था, ठीक है, जो उसमें कमियां रह गई थी उनको फुलफिल करने के लिए। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, 2010 में आया था द नागोया प्रोटोकॉल, जो किससे रिलेटेड था, जेनेटिक रिसोर्स, जो जेनेटिक संबंधी हमारे कह सकते हैं कि बीमारियां हैं या पोल्यूशन की वजह से जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनसे संबंधित ये प्रोटोकॉल था, ठीक है। इसके बाद 2012 में आया था रियो 20, इसके 2016 की गाली अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें आई थी, ठीक है। तो हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ टर्म दिए गए हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक हमारा होता है कॉन्फ्रेंस। तो हमारे जो कॉन्फ्रेंस होता है वो क्या चीज़ होती है, मतलब कॉन्फ्रेंस में गैदरिंग ब्रॉडली, सही मतलब संक्षिप्त भाषा में समझते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही कोई मुद्दा है तो उस पर बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उस टॉपिक पे अपने अपने व्यूज देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बाद कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होता है हमारा कि मतलब कोई चीज़ को जानबूझ के कि उस पर वर्क करना ही है, ठीक है, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, इस सबको लेके उसके कोई रूल बनाने हैं। जैसे हमारी कोई पॉलिसी बनानी है तो एक माइंड सेट है, जैसे इसको पहले बोल देते हैं कि ड्राफ्ट, ये कह सकते हैं कि रूल वगैरह हो गया। इसके बाद प्रोटोकॉल क्या हो गया कि मतलब ये ऑफिशियल तरीके से लागू हो जाती है कि अब ये जो चीज़ें हैं वो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे और इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। इसके अलावा हम लोग और एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा कीटो प्रोटोकॉल था वो किस पे वर्क करता है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्टेड, मतलब जिस वजह से इफेक्टेड होती है उस सब पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक प्राधिकरण रहा जो पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिए आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में काम करता है। मतलब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मतलब जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, एजेंडा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एजेंडा हैं या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सब पे वर्क कौन करता है, UNEP, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, UNEP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये UNEP के जो भी कार्य हैं वो दिए गए हैं। UNEP का मिशन क्या है, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना राष्ट्रों और लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित, सूचित और सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब कह सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ें लीगली बाउंड नहीं करता है, लेकिन लोगों को सुझाव देता है या मोटिवेट करता है कि पर्यावरण की देखभाल करें, वो हमारा क्या है, कर्तव्य है, ठीक। इसके अलावा UNEP जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि और प्रदूषण और कचरे के 3 गृह संकटों के मूल कारणों पर ड्रिलिंग करके लोगों को प्रकृति के लिए परिवर्तनकारी
परिवर्तन लाने पर काम करता है। यूएनईपी कार्रवाई के लिए सात आपस में जुड़े उप कार्यक्रमों को नियोजित करता है। जलवायु कार्यक्रम, क्लाइमेट चेंज, रसायन और प्रदूषण कार्यवाही, प्रकृति कार्यवाही, विज्ञान नीति और क्या क्या है, पर्यावरण शासन, वित्त और आर्थिक परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन। मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जिस प्रकार से भी अगर हेल्प हो सकती है उन सबके कारणों पे कौन काम करता है, यूएनईपी। इसके बाद देखेंगे कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है, केन्या में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो पर्यावरण है वो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे हमारा, केन्या में। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 5 जून को। इसके जो हमने वहाँ पे अभी देखी थी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड। अब वेटलैंड मैंने आपको बताया कि आर्द्र भूमि क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई ज़मीन है, ठीक है, और ये है जो हमारा यहाँ पे पानी से भरा हुआ कोई एरिया है। तो अब जो ज़मीन और पानी से भरे हुए एरिया के बीच में जो चीज़ आती है, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि जैसे बोल देते हैं कि ये दलदली ज़मीन है, ठीक है, बोल देते हैं। तो ये जो दलदली या दलदल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है। तो इस किस लिए आया था, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर कन्वेंशन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रों के बीच आधुनिक संधि होने का अनूठा गौरव है। वेटलैंड पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1971 में ईरानी शहर रामसर में हुआ था। जो रामसर शहर है वो कहाँ पे, ईरान में। ठीक है। तब से वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये कब आया था, रामसर कन्वेंशन के बाद में ही आया था हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो यहाँ इसको भी देख लेते हैं, ये कब आया था, 1972 में। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन है। मतलब पर्यावरण को लेके जो प्रमुख मुद्दा पे बात हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, स्टॉकहोम जो हमारा सम्मेलन था उसके थ्रू हुई थी। ठीक है। तो स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्टॉकहोम हमारा है स्वीडन में। ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि स्टॉकहोम कहाँ पे पाया जाता है, स्वीडन में। प्रतिभागियों ने मानव पर्यावरण के लिए स्टॉकहोम घोषणा और कार्य योजना और कई संकल्पों सहित पर्यावरण के ध्वनि प्रबंधन के लिए सिद्धांतों की एक श्रृंखला को अपनाया। मतलब इसमें जो भी प्रदूषण, जैसे हमारे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, इन सब से रिलेटेड मुद्दों पे बात की और एक सीरियस रूप से कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई 1972 में, जिसको स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम दिया गया। इसके बाद हमारे कौन से हैं, एक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। अब आप लोग बताएंगे कि जो हेरिटेज संबंधित चीज़ें हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा की जाती है, यूनेस्को के द्वारा। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन को 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 16 नवंबर को। उसी सामान्य सम्मेलन में 16 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सिफारिश को अपनाया गया। कन्वेंशन का प्राथमिक मिशन दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना और उसकी रक्षा करना है।
जिसे उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य माना जाता है। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज संबंधित कन्वेंशन बनाया गया था, वो किसके अंडर में आता है? यूनेस्को के अंडर में। ठीक है, ये जो हमारी हेरिटेज है, कह सकते हैं विरासत है, वो उनकी एक लिस्ट भी जारी होती है कि कौन कौन सी जो हेरिटेज साइट हैं वो उस यूनेस्को की लिस्ट में आती है। तो वो कौन लिस्ट अपडेट करता है? यूनेस्को के द्वारा अपडेट की जाती है। इंडिया में कितने हैं बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइए। इंडिया में इस टाइम पे कि कितने वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा कौन सा है? साइट्स। इसको क्या बोलते हैं? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं हमारी, उनसे रिलेटेड एक कन्वेंशन बनाया गया। कब बनाया गया था? 1973 में। और लागू कब हुआ था? 1975 में। जो हमारी प्रजातियां जैसे पशु पक्षी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही हैं, उन पे कौन सी कन्वेंशन काम करेगी? इसको बोलते हैं साइट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या क्या काम करते हैं? पूरे समूह शामिल, जैसे प्राइमेट, सीतायन, इसमें देखो ये दिए गए व्हेल है, डॉल्फिन है, और ये कोई पोपॉर्जिज, समुद्री कछुए, तोते, मूंगा, ऑर्किड। कुछ मामलों में केवल उप प्रजातियाँ किसी प्रजाति की भौगोलिक दृष्टि से अलग जनसंख्या, मतलब कुछ हैं जो अलग प्रजाति के हैं या जो पूरी तरह लुप्त भी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे देशों से चीते वगैरह मंगवाए जा रहे हैं, तो ये सब किस वजह से किए जा रहे हैं कि चीज़ें एकदम से लुप्त ना हो। इसके बाद है हमारा अगला, माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स 1979। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं बोन कन्वेंशन। अगर आपसे पूछा जाए बोन कन्वेंशन, तो ये किस पे काम करता है? जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे काम करता है। बोन कन्वेंशन किस पे काम करता है? जो हमारी जंगली जानवर होते हैं उनके संरक्षण पे काम करता है। ठीक है, और ये कब आया था? 1979 में। बोन के तहत दो मेन आती हैं, एक तो लुप्त प्राय प्रजातियां, ठीक है, जिसमें इनमें उन प्रवासी प्रजातियों की सूची शामिल है जिनका मूल्यांकन उनकी सीमा में या उनकी सीमा के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से में विलुप्त होने के खतरे के रूप में किया जाता है। ये लुप्त प्राय प्रजातियों को भी परिभाषित करता है, क्योंकि निकट भविष्य में जंगली जानवर जो है विलुप्त हो रहे हैं, और उनकी विलुप्त होने का कारण भी क्या है? जो पर्यावरण चीज़ें इफेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जानवरों के विलुप्त होने का कारण यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसको IUCN के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा इसमें कौन कौन शामिल है? वे प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता और ऐसे संरक्षण प्रयासों से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होते हैं। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं? बोन कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे। अब ये है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980। 1980 की विश्व संरक्षण रणनीति सरकारों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य विशेषज्ञों के इनपुट के साथ निर्मित जीवित संसाधन संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज। स्ट्रेटजी क्या हो गया? दस्तावेज। रिपोर्ट का तर्क है कि विकास के टिकाऊ होने के लिए इसे रोकने के बजाय संरक्षण का समर्थन करना चाहिए। इसमें बात की गई थी कि
कोई भी चीज़ है जिसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को उसको पूरी तरह रोकने पे कम ध्यान देना चाहिए, जबकि उसके संरक्षण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो है कि जो भी हमारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, जिन पे सरकार काम कर रही है या इसमें सरकार भी काम करती है और जो प्राइवेट संस्था कह सकते हैं वो भी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे, ये है नैरोबी डिक्लेरेशन। ये कब हुआ था? 1985 में, जिस पर पहली बार 1985 में हस्ताक्षर किया गया था। मतलब ये आया 1982 में था, लेकिन हस्ताक्षर कब हुए थे? 1985 में, और लागू कब हुआ था? 1996 में। तो इसमें किस पे काम किया जाता है? जो समुद्र से रिलेटेड पोल्यूशन है उस पे काम किया जाता है। समुद्र हो गया, समुद्री तट के आसपास बहुत सारी मतलब देखा होगा कि कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे समुद्री जीव जंतु हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन सब पे किस कन्वेंशन के थ्रू काम किया गया? नैरोबी कन्वेंशन के थ्रू काम किया गया, ठीक है। ये किस से रिलेटेड है? जो हमारे समुद्र तट है उससे रिलेटेड कौन सा सम्मेलन है? नैरोबी सम्मेलन, ठीक। इसके अलावा आगे बात करेंगे वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर 1982। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए एक चार्टर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 28 अक्टूबर 1982 को, जिसमें बहुत सारे राष्ट्र और राज्यों ने भाग लिया था। इसमें 5 संरक्षण सिद्धांत की घोषणा की गई थी कि उन पर बात की जाएगी। इसमें बताया कि प्रकृति का सम्मान किया जाएगा और इसकी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा। मतलब प्रकृति को का रिस्पेक्ट करेंगे और जो इसकी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इस चार्टर में ऐसे बात की गई थी कि प्रकृति जैसी है उसको वैसे ही रखने में सहयोग किया जाएगा और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है वियना कन्वेंशन। ये किससे रिलेटेड है? ये वियना कन्वेंशन हमारे ओजोन परत से रिलेटेड है। ये किस पे काम करती है? ओजोन परत पर, ठीक। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन पर 22 मार्च 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनिटरी प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। एक मॉनिटरी प्रोटोकॉल था जिस पे कब हस्ताक्षर हुए थे? 16 सितंबर 1987 को। उससे पहले कौन सा आया था? हमारा वियना कन्वेंशन, जो भी ओजोन परत से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का पक्षकार बन गया भारत। कब बना था? 18 मार्च 1991 और 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनिटरी प्रोटोकॉल ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। इस दिन को हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और मॉनिटरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख को याद करता है। मतलब इस दिन अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के सभी देशों ने अब तक के ऐतिहासिक समझौते की पुष्टि की। ये ओजोन परत की रक्षा के लिए वैश्विक समुदायों को एक साथ लाया था। मतलब ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो देश हैं, देश विदेश के लोग और बहुत बड़े बड़े लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक तो ये हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा था UNEP, ठीक है। इसका यूनेस्को भी इससे रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें एक साथ आई थी किसके संरक्षण के लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये हमारे जो इंडिया में सबसे पहला कोई प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था जो एनवायरमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। इससे पहले इंडिया के संविधान में ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया गया था जो एनवायरमेंट पे काम करता हो, ठीक है। भारत के मूल संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
हालांकि मौलिक कर्तव्य जो संविधान 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में, जैसे जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा निर्धारित करते थे। 1986 में भोपाल त्रासदी हुई थी जो, ठीक है, 2 दिसंबर 1984 को, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1986 में भोपाल त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को के मद्देनजर संसद द्वारा ईपीए पारित किया गया। ईपीए मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया जब भोपाल त्रासदी हुई थी, सबको इसके बारे में पता है। तो उसके बाद भारत सरकार ने ये एक्ट पारित किया था। कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके अलावा इसमें क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 भी अम्ब्रेला अधिनियम है क्योंकि ये विभिन्न अधिनियमों जैसे जल अधिनियम आदि का उपयोग करके विभिन्न राज्यों के साथ साथ केंद्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए केंद्र सरकार को रूपरेखा प्रदान करता है। इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला अधिनियम भी बोल सकते हैं। अम्ब्रेला अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी केवल पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों और भी जो उससे कनेक्ट करती है, जैसे जल से रिलेटेड हो गया, वायु से रिलेटेड हो गया, तो इन सब से राज्य और केंद्र सरकार मिलके कोई भी टॉपिक पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में पहला एक्ट जो एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया कौन सा था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये किसके लिए था? जो ओजोन को कौन कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं उन सब से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल था। खपत को समतापीय मंडल ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। एक ऐसा समझौता है वैश्विक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। ओडीएस मतलब क्या हो गया? जिसका उपयोग आमतौर पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, अग्निशामक यंत्र और एरोसोल जैसे उत्पादकों में किया जाता है। हेलसिंकी डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड थी? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने पहचान योग्य मानव सामग्री और डेटा पर शोध सहित मानव विषयों से जुड़े चिकित्सा अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को बयान के रूप में हेलसिंकी की घोषणा को विकसित किया। ठीक है, हेलसिंकी क्यों बनाया गया? कि जो हमारे मेडिकल टर्म से रिलेटेड जो भी एथिक्स हैं, जो भी मोरल हैं, उनको कैसे लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं या फिर कोई ऐसे हाई डोजेस की चीज़ें दी जा रही हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं। तो ये मेन किससे रिलेटेड था? हमारे मेडिकल टर्म से ये सब चीज़ें रिलेटेड थी। मानवता के हितों और व्यक्तिगत रोगियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जो नैदानिक परीक्षणों का हिस्सा है। रोगी स्वास्थ्य की रक्षा करना, ज्ञान अधिकारों को मतलब जो भी ज्ञान है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना, स्थानीय नियामक मानदंडों के बाद जोखिम, बोझ और लाभ, कमजोर समूह और व्यक्ति, वैज्ञानिक आवश्यकताएं, अनुसंधान प्रोटोकॉल, अनुसंधान आचार समितियां। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि कोई मेडिकल की जैसे कंपनी है, ठीक है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो लोग क्या करते हैं, जो गरीब जिनको मतलब पैसे की नीड है ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं, फिर उन पे वो उसको अप्लाई करते हैं क्योंकि और उसके लिए वो उनको पैसे देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो तो ऐसा करेगा नहीं कि कोई भी दवा ऐसे ले ले। तो ये चीज़ें देखी गई, इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं। तो ये समझ में आ गया किसके लिए बनाया गया? इसके लिए कौन सा सम्मेलन स्थापित किया गया? हेलसिंकी। कब किया गया था? 1989 में। मतलब ये मेनली हमारे एथिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद है बेसल कन्वेंशन 1989। अब ये किससे रिलेटेड? सबसे पहले तो बेसल ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ये कब किया गया? 22 मार्च 1989 को खतरनाक कचरे के सीमा पार संचरण उनके निपटारा करने पर बेसल कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसका लक्ष्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को उत्पन्न, प्रबंधित
खतरनाक कचरे के हानिकारक परिणामों में बचाना है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक मतलब कचरा इकट्ठा होता रहता है, तो उससे बहुत सारे बहुत दिनों तक इकट्ठा है, उससे भी केमिकल रिएक्शन होके बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। देखा होगा आप लोग ऐसे निकलते हैं, जैसे कानपुर उन्नाव साइड में निकलते हैं तो वो फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं तो कितनी स्मेल आती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भी पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। उसी से रिलेटेड ये कौन सा बनाया गया, बेसल कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद अर्थ समिट, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ समिट इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जो हमारा अर्थ समिट था, एक सेकेंड, अर्थ समिट किससे रिलेटेड है, इसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अर्थ समिट में इसमें 3 मेन टर्म होते हैं। मतलब जब अर्थ समिट हमारा हुआ तो उससे 3 मेन चीज़ें निकल के आई। एक हमारा था UNFCCC। ठीक है, दूसरा निकल के आया था एजेंडा 21। इसके अलावा तीसरा हमारा कौन सा आया था, एक हमारा निकल के आया था जो इसको बोलते हैं रियो। ठीक है, नहीं इसका तो दूसरा नाम रियो है। इसके एक और निकल के आया था फॉरेस्ट, मतलब जंगलों से संबंधित जो भी जैव विविधता से संबंधित चीज़ें हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था CVD। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित चीज़ें तो कौन कौन सी होंगी, एक UNFC, इसका एजेंडा 21, इसके जैव विविधता मतलब CVD से रिलेटेड चीज़ें। ये 3 टर्म किससे निकल के आए थे, अर्थ समिट से। मतलब हमारी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो वो था 1992 में, इससे निकल के आए थे ये 3 चीज़ें, याद रखना। नंबर 1, 2 एजेंडा 21 और तीसरा CVD जैव विविधता से रिलेटेड जो भी एक्ट या कन्वेंशंस हुई थी उनसे। तो इसको देखते हैं। अर्थ समिट 1992 से निष्कर्ष निकला कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास एक प्राप्त करने योग्य वैश्विक लक्ष्य था। अर्थ समिट 1992 एक सम्मेलन जहां 179 राष्ट्रीय सरकार के नेताओं ने रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ समिट को क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है वहाँ पे ये संपन्न हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम ने UNCED के लिए आधिकारिक लॉन्च इवेंट के रूप में भी काम किया। रियो शिखर सम्मेलन, ये देखो, रियो शिखर सम्मेलन के सबसे उल्लेखनीय परिणामों में से एक था, देखो ये दिया गया, एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास पर रियो सम्मेलन। ये क्या हो गया, जो हमारा UNFCCC है। इसके बाद वन सिद्धांत, ये क्या हो गया, जैव विविधता से रिलेटेड। ठीक है, अब तो समझ में आ गया हो गया ना तीनों टर्म कि अर्थ से हमारे कौन कौन से टर्म निकले, ये तीनों टर्म निकले। ये देखो जो तीसरा हमारा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कहाँ से निकला था, रियो सम्मेलन, मतलब पृथ्वी सम्मेलन से। 1992 रियो शिखर सम्मेलन विभिन्न पहलुओं में प्रभावशाली था और जैव विविधता पर प्रभाव इनमें से एक है। जैव विविधता पर सम्मेलन जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में निर्देशित किया गया था। इस प्रभावशाली संधि के लिए 180 देशों ने संधि पे हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने किए थे, 180 देश। जैविक भंडार के संबंध में जैव विविधता पर सम्मेलन के लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे इसके, CVD के, जैव विविधता संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग, जो हमारे संसाधन हैं उनका अच्छे से उपयोग किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए, संसाधनों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं।
हमारा एक और टर्म है, ये देखो अभी जो हम लोगों ने बात की थी UNFCCE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये सब किससे रिलेटेड है? पृथ्वी सम्मेलन से। कौन कौन से? एजेंडा 21, UNFCCC मतलब CCC, इसके अलावा CBD, ठीक है, CBD हम लोगों ने देख लिया, जैव विविधता पे काम करता है। इसके बाद जो हमारा ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किस पे काम करता है? ये जो हमारे जलवायु परिवर्तन होती है उन सबसे रिलेटेड कौन सा है हमारा? UNFCCC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 में भी प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 3 टर्म हमेशा याद रखिए पृथ्वी सम्मेलन में। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को कभी कभी UNFCCC भी कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण संधि थी, ठीक है। ये किस पे काम करता है? जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, मतलब हमारा जो कीटो प्रोटोकॉल है वो किसके अंडर आएगा? UNFCCC, ठीक। एक समझौता था जिसे 190 देशों से अधिक देशों ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा सम्मेलन था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबसे ज़्यादा देशों ने इस मुद्दे पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक। इसके बाद हमारा है ये अर्थ समिट के बारे में और थोड़े से पॉइंट दिए गए, ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। मतलब ये बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि सम्मेलन रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिखर सम्मेलन ने बाद के कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की नींव रखी। पृथ्वी सम्मेलन ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की नींव रखी, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ये सब किस में आते हैं? अर्थ जो हमारे पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये इसके सब अंडर आते हैं। कह सकते हैं कि इसी से ये सब समझौतों की शुरुआत हुई। लेकिन वह सब नहीं, शिखर सम्मेलन ने गरीबी, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी जैव विविधता हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके बाद सतत विकास हो गया। जो हमारा एजेंडा 21 है वो किस पे काम करता है? सतत विकास पे। सतत विकास में और कौन कौन से आते हैं? हमारे जो MDG गोल है वो किस में आते हैं? सतत विकास में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो को अर्थ समिट ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया, इसलिए इसे एजेंडा 21 जैसी व्यापक योजनाओं को अपनाना संभव हुआ, ठीक। अब समझ में आ गया ना शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कौन कौन सी चीज़ें निकल के सामने आई, ठीक है। अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ भी दिया गया है कि जो हमारा रियो अर्थ समिट है, ठीक है, इन्वायरमेंट, इसमें एजेंडा 21 हो गया, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, CBD, UNFCCC, UNCCD, ये सब किससे निकल गया है? जो हमारा रियो मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उससे, ठीक। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसमें और डिटेल में है। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? कीटो प्रोटोकॉल, ये किस पे काम करता है? ये देखो उसी के अंडर आता है, अभी बताया था ना, UNFCCC के अंडर। ये किस पे काम करेगा? यहाँ पे देखते हैं कीटो प्रोटोकॉल सबसे पहले कब आया? 21 दिसंबर 1997 को, ठीक है। 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, ठीक। इसके बाद इसमें कितने मेंबर थे? 192 मेंबर। कीटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन के सिद्धांतों और प्रावधानों पर आधारित है और इसकी अनुबंध आधारित संरचना का अनुसरण करता है। ये केवल विकसित देशों को बांधता है और उन पर समान लेकिन विवेचित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के तहत भारी बोझ नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब उनको कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ बताता है कि एनवायरनमेंट पे कैसे कैसे काम करना है, जो भी विकासशील देश हैं।
क्योंकि ये मानता है कि वे वातावरण में GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है कीटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस जो हमारी गैसें हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखी थी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इसमें भी कौन कौन सी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरीफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये ऐसी 6 गैसें हैं जिन पे काम करता है कीटो प्रोटोकॉल। ठीक, समझ में आ गया कीटो प्रोटोकॉल किस पे काम करता है? ग्रीन हाउस गैस पे ये काम करता है। इसके बाद हमारा है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट को और भी क्या बोलते हैं? COP 21। अभी हम लोग आगे COP भी समझेंगे कि COP क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट क्या है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मतलब ये लीगली बाइंड है, मतलब ये सबको इस पे काम करना ही है, ऐसा है। इसे 12 दिसंबर 2015, ये डेट जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, को पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 21 में 196 देश थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करना है। देशों का 6 सदी के मध्य तक जलवायु तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वैश्विक चरम पर पहुंचाना है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हमारा इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो लोगों पे बहुत हानिकारक साबित भी हो रहा है, तो ये इसका लक्ष्य है कि उस पर एक पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया गया? लीगली बाउंड किया गया है। ठीक, ये भी ग्रीन हाउस गैस से ही रिलेटेड है। और इसको इसका एक और नाम है एग्रीमेंट 2020-20। अगर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीमेंट 2020-20 किससे रिलेटेड है, तो आप लोग बताएंगे ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ठीक, तो इसके क्या क्या इसके वो हैं ऑब्जेक्टिव, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 20% की कमी करना, अक्षय ऊर्जा बाजार में हिस्सेदारी 20% बढ़ाने पर काम, ऊर्जा दक्षता 20% बढ़ाने का लक्ष्य। ये सब इसके लक्ष्य हैं। पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिक मानता इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इस पे काफ़ी फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि इन पे काम करके जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है। ठीक, ये देखो इसके लक्ष्य भी दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखो 2018 से 2019, 20, 23, 24, 25, 28, 30, ये 2050 तक किस चीज़ का लक्ष्य है? नेट जीरो एमिशन एंड क्लाइमेट, मतलब कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस से जो भी प्रभाव पड़ रहा है 2050 तक उसको बिल्कुल जीरो कर देना है। ठीक है, लक्ष्य ये लोग इस लेवल पे लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको क्या बोलते हैं? ISA। इसको हिंदी में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS। तो ये 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मतलब सूर्य है वो कैसे हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवा सकता है, उसको कैसे उपयोग करके हम लोग सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो जो देश हैं जहाँ पे सूर्य अच्छे तरीके से काम करता है, मतलब ज़्यादा ठंडे देश नहीं है वैसे, तो उनको कैसे सहयोग करके हम लोग सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका यही लक्ष्य किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित एक पहल है और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है।
सूर्य सभी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, दुनिया को हमारे भविष्य की शक्ति और सौर की ओर मुड़ना चाहिए। ये सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के उद्देश्य से सनशाइन कंट्रीज मतलब क्या हो गया, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देशों का गठबंधन है। मतलब जो हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा के बीच में जो देश हैं, वो कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा से संपन्न है। तो उसका कैसे यूज़ करके हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, इस पे ये जो हमारा गठबंधन है ये काम करता है। गठबंधन का गठन जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के इरादे से किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने सूर्य समृद्ध देशों को सूर्यपुत्र कहा। जो सूर्य समृद्ध देश हैं, क्या कहा गया उनको, सूर्यपुत्र के रूप में संदर्भित किया गया। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए इन देशों की विशाल क्षमता के बारे में बात रखी गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन राष्ट्रों का एक समूह है जो उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं, ठीक है, के भीतर स्थित है। 300 से अधिक दिनों के लिए धूप प्राप्त करता है। जहाँ पे 300 से मतलब 365 दिन होते हैं हमारे पूरे साल में, तो यहाँ पे सूर्य कितना रहता है, 300 से अधिक रहता है। ठीक है, यह ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सनशाइन देशों के सहयोग के लिए एक मंच है। समझ गए ना आप? तो मतलब हमारी मेन ये सौर ऊर्जा है, जो उससे रिलेटेड ये गठबंधन है। एनर्जी ऊर्जा, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पे है? भारत में अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम, मतलब जो जिसको नॉर्मल भाषा में गुड़गांव बोलते हैं, वहाँ पे इसका अंतरिम मुख्यालय है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था लॉन्च? 2015 में। इसके अलावा देखिए, देखो ये ऐसे आप लोगों ने देखे भी होंगे, नॉर्मली सब नहीं देखे होंगे, ये जो भी टेक्नोलॉजी यूज करके सूर्य से क्या होती है, सौर ऊर्जा एनर्जी का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये तो बता ही दिया। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस और भारत ने मिलके इसको किया है। यहाँ पे देख लेते हैं, गोल कितना है? 175 गीगाबाइट ये गोल है। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है? नेशनल एक्शन प्लान, इसमें 8 मिशन दिए गए हैं, उन पे ये काम करता है। इसको जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यवाही इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसको कब तक पूरा करना है? 2025 से 26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये कब लॉन्च हुआ था? 30 जून 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के हिस्से में 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। इसमें राष्ट्रीय सहित 8 व्यापक उप घटक शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना समन्वय, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्य पर राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय कार्बसियस एरोसोल कार्यक्रम, दीर्घकालिक पारिस्थितिक अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता क्षमता। इसके मेन 8 मिशन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, जो हमने अभी पढ़ा है वो इसमें शामिल है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, मतलब सतत आवास। इसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये हमारे कौन हो गए? 8 राष्ट्रीय मिशन हो गए जो इसमें शामिल हैं। ठीक, अब देखो जो शब्द आया था कॉप, ठीक है, जो हमारा कीटो प्रोटोकॉल है उसको कॉप 3 बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या काम करता है यहाँ पे देख लेते हैं। COP का अर्थ है पार्टियों का सम्मेलन, यहाँ इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कॉप को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये क्या करता है? और शिखर सम्मेलन उन देशों ने भाग लिया था जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्या है? जो हमारा UNFCCC था उसकी बात कर रहे हैं। एक संधि को इस संधि 1994 में लागू हुई थी। ठीक,
कॉप कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। सभी राज्य को कन्वेंशन के पक्षकार हैं, सीओपी में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट भी है। अभी जो हमारा लेटेस्ट है कॉप 27, जिसका क्या नाम है, शर्म एल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो नवंबर 2022 में कंडक्ट हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में। ये आप लोगों को याद करने टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लेना। इसका अभी जो लेटेस्ट है ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्लासगो, ये कॉप 27 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसका कॉप 25, कॉप 26, ये सब कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन से इससे रिलेटेड कन्वेंशन या क्लाइमेट चेंज हैं, वो सब देखे गए हैं। ठीक, कॉप 16 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा दिया गया दोहा कतर में जो हुआ था कॉप 18, दोहा क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक ये कॉप 13 बाली क्लाइमेट चेंज। और कौन कौन से हैं, नैरोबी केन्या में जो हुआ था नैरोबी क्लाइमेट चेंज। कॉप 11 मॉन्ट्रियल, ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा में। एक हमारे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बोन कन्वेंशन, कॉप ये यहाँ पे 6 है, 2 नहीं है, इसको पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा। हमारे देखो इंडिया में कौन सा हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉप 8। ठीक है, न्यू दिल्ली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2002 में हुई थी ये। तो इंडिया वाले आप लोग याद रखना। इसके जो हमारी कीटो प्रोटोकॉल था उसको क्या बोलते हैं, कॉप 3, कहाँ पे हुई थी, जापान में। ठीक है, ये सारे कन्वेंशंस थे। इसमें से जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना। और बाकी हम लोगों ने ये कर लिया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कहाँ पे हुआ था, हमारे इंडिया में। ये सबसे पहला एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट बनाया गया था। इसका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें हमने कितने मिशन पढ़े थे, 8 मिशन पढ़े थे। ठीक, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स मॉनेटरी प्रोटोकॉल रियो समिट, ये जो रियो समिट है यही क्या है, हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता पे कन्वेंशन सम्मेलन है वो। कीटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थे वो सब मैंने आपको इसमें पढ़ा दिए। इसके अलावा और भी आपको पढ़ना है तो जो कॉप दिए गए हैं कॉप 3 से लेके कॉप 27 तक, तो वो आप लोग, इसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी इन सबको शामिल कर लेंगे, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आवाज़ का भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी आवाज़ में कि आवाज़ गूंज रही है या जो भी। तो इसके अलावा भी कोई सजेशन है या क्लास में और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद।